हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमने जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन स्टार्ट किया था तो उसमें अभी हम 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं, डेवलपमेंट चैप्टर से, विकास चैप्टर से। आज हम उसी कंटिन्यूएशन में इसका जो तीसरा टॉपिक है वो कवर करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ कि हमने एक्चुअल में क्या पढ़ा था। कि शुरुआत में हमने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा कि डेवलपमेंट की कोई एक डेफिनेशन नहीं होती है। बहुत सारे जो डिफरेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं डेवलपमेंट को जब हम देखते हैं, तो उनके लक्ष्य अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न लोगों के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। फिर उसके बाद हमने टॉपिक कवर किया था कि जो क्या सभी का जो मेन लक्ष्य है वो क्या इनकम ही होती है, आय ही होती है, या कोई और भी अन्य लक्ष्य हो सकते हैं, वो लक्ष्य क्या है, इन सब के बारे में हम अब तक पढ़ चुके थे। तो आज जो हम कवर करेंगे, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय विकास। देखो, सबसे पहले हमने जो विकास के बारे में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि इंडिविजुअल जो लोग होते हैं, व्यक्तिगत लोग होते हैं, उनके भिन्न भिन्न लक्ष्य होते हैं। अब जब हम यहाँ राष्ट्रीय विकास की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जानेंगे कि जो राष्ट्र होता क्या है एक्चुअल में, कि राष्ट्र क्या है, नेशन क्या है। तो नेशन क्या है, वो राष्ट्र जो है वो क्या होता है कि हम सब लोगों से मिलके बनता है। कि अगर हम एक नेशन की, राष्ट्र की डेफिनेशन देखते हैं तो क्या होता है, कोई भी राष्ट्र क्या है, जहाँ उसका एक खुद का एक पर्टिकुलर एरिया हो, उसकी अपनी एक पॉपुलेशन हो, जनसंख्या हो, उसका अपने एक गवर्नमेंट हो, ये सारी चीज़ें हो, वो एक नेशन के अंदर आती। तो आज हम पूरा ये देखेंगे कि जो हमारा राष्ट्रीय विकास है, डेवलपमेंट है, वो कैसे होता है हमारे देश का। तो कैसे होगा, जब हमारा विकास होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे देश का विकास होगा। लेकिन सवाल वही आता है कि जब हमने देखा कि लोगों का जो डेवलपमेंट है, उनके जो क्राइटेरिया है, या हम कह सकते हैं कि जो गोल है, वो तो सबके लिए अलग अलग है। क्योंकि अभी हम उससे पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो डेवलपमेंट का गोल है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। मैंने 1-2 एग्जाम्पल भी दिए थे आपको। तो फिर हम नेशन में भी ये चीज़ें वैरी करेंगी। जब वो इंडिविजुअल में वैरी कर रही है तो वो तो नेशनल में भी करेगी, राष्ट्रीय विकास में भी करेगी। तो कैसे तय करेंगे कि राष्ट्र का विकास कैसे होगा। तो यही सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। जैसा कि हमने ऊपर देखा, यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न हैं तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी। कि जो लोगों के क्या हैं, लक्ष्य डिफरेंट है, तो उनकी राष्ट्र के विकास को लेके जो उनकी धारणा है, धारणा मतलब जो उनकी सोच है, जो मेंटालिटी है, वो भी अलग अलग होगी। जैसे हो सकता है मैं ये सोचूंगी कि सभी लोग एजुकेटेड हो जाएं तो डेवलप हो जाएगा। कोई ये सोचेगा कि अच्छा, सबकी इनकम अच्छी हो जाए तो डेवलपमेंट हो जाएगा देश का। कोई कहेगा कि मतलब हम सबके घरों में इलेक्ट्रिसिटी हो तब देश का विकास होगा। कोई क्या कहेगा। तो हर किसी की जो डेवलपमेंट को लेकर धारणा है वो अलग अलग है, एक नहीं है। क्योंकि जब हम इंडिविजुअल के बारे में, व्यक्तिगत के बारे में भी सोच रहे थे, तब भी अलग अलग धारणा थी। आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए। कि अगर हम आपस में डिस्कशन करें कि जो भारत है उसको डेवलप्ड करने के लिए, विकसित करने के लिए, या उसका विकास करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो जाहिर सी बात है अलग अलग सबके अलग अलग विचार निकल के आएंगे, अलग अलग थॉट्स निकल के आएंगे। किसी का सिमिलर नहीं होगा। हो सकता है आपकी सोच वाला कोई और निकल आए, लेकिन सबके सिमिलर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे थॉट्स। संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर अलग अलग दिए होंगे। अगर मैं आप सबसे पूछूं इनके क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है आप सोच के देखो। अभी आप सोचो कि आपके लिए देश का विकास क्या है, तो जाहिर सी बात है सबका जो थॉट है वो अलग अलग आएगा। आपने स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचेंगे। आप खुद ने, इंडिविजुअल ने बहुत सारे आंसर उत्तर सोचे होंगे। कोई एक नहीं, और भी सोचे होंगे। उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित ना हो, और उनमें से भी कुछ ऐसे होंगे जिनमें आप खुद श्योर नहीं है कि इससे डेवलप होगा या नहीं होगा। ये समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणा भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती है। तो ये तो समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, व्यक्तिगत की बात करते हैं, तो उनके लिए भी विकास की धारणा या उनके विकास के लक्ष्य होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो देश के विकास के विषय में भी भिन्न भिन्न लोगों की धारणाएं हैं,
धारणाएं मीन्स मान्यताएं या सोच है वो भिन्न होगी और परस्पर विरोधी करेगी। हो सकता है मैं जो बात कह रही हूँ वो दूसरे को अच्छी ना लगे कि इससे विकास नहीं होगा, कि जैसे कोई कहेगा कि महंगाई घट जाए तो क्या होगा, मतलब विकास होगा, कोई कहेगा एजुकेट हो जाए तो विकास होगा। तो ऐसी मतलब बहुत सारी चीज़ें, लोगों के अलग अलग थॉट्स आएंगे। लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जाता है? कि क्या मतलब जो सब ने अपने अपने थॉट्स रखे हैं, विचार दिए, क्या उनको बराबर का महत्व दिया जाएगा कि सब बराबर हैं, मतलब सारे पॉइंटों को लेके चलें? या यदि परस्पर विरोधी हैं तो निर्णय कैसे किया जाए? और फिर अगर वो आपस में एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से परस्पर में विरोधी हैं, तो निर्णय कैसे लिया जाए? सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राय क्या होगी, कि हम ऐसा क्या चूज करें, ऐसा कौन सा तरीका चूज करें वो सभी के लिए न्यायपूर्ण हो और सही राय भी हो। हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है। हमें ये बात भी सोचनी पड़ेगी कि जो कोई काम करने को कोई अच्छा तरीका है, कि इन सब में बेस्ट क्या है, बेस्ट विचार क्या है, बेस्ट थॉट क्या है। क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही? हम ये भी देखेंगे कि जो हम थॉट दे रहे हैं या विचार दे रहे हैं या जो भी हम नियम कानून बना रहे हैं उससे सबका भला होगा या कुछ ही लोगों का भला होगा, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सभी प्रश्नों पर विचार करना है। तो जो राष्ट्रीय विकास है वो इन्हीं सभी क्वेश्चनों पे जो आपका है उस पर विचार करता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्र का विकास ही तब है जब इन क्वेश्चनों के आपको आंसर मिलेंगे, कि जो भी हम मतलब जो थॉट ला रहे हैं या कोई कानून बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उससे कितने लोगों का लाभ होगा, कितनों का नहीं होगा, या कुछ का ही होगा, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। या उस काम को करने का बेहतर तरीका कौन सा होगा। तो ये अगर इन सारे जो सवालों के आपको जवाब मिलते हैं, इट मीन्स आप एक डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ आपको एक पिक्चर दिखा रखी है, एक एक्टिविटी मैंने आपको कल भी बताई थी कि जो ये एक्टिविटी है या आप घर पे मतलब एक बार रीड करके इन क्वेश्चनों के आंसर लिख सकते हैं। नहीं आए तो आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इनका सॉल्यूशन बता दूंगी। अब आते हैं इधर की। अब देखो हमने ये तो देख लिया कि नेशन का विकास क्या है, राष्ट्र का विकास क्या है, कि जब हम विकास करेंगे, डेवलप करेंगे तो जाहिर सी बात है कि देश का भी विकास होगा। तो इसमें क्या होगा कि हमने देखा कि जो इसकी धारणा है उसमें भिन्नता होगी, परस्पर विरोध हो सकता है। तो हम कैसे मतलब निश्चित रूप से कौन सा तरीका बेस्ट होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो इनके बारे में देखेंगे कि जो भिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए, कि जो अगर अब हमने क्या देखा, इंडिविजुअल की बात कर रहे थे तब भी हम ये देख रहे थे कि अलग अलग लोगों का अलग अलग लक्ष्य है, तो डेवलपमेंट के अलग अलग लक्ष्य है अपने, ठीक है। वहाँ भी हमने ये देखा। जब बात नेशन की आती है तब भी यही हो रहा है कि अलग लोगों की अलग अलग सोच है, अलग अलग धारणा है, मतलब अलग अलग थॉट निकल के आ रहे हैं। तो अब हम अन्य देशों से कैसे तुलना करें, राज्यों से तुलना कैसे करें कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा विकसित है, कौन सा अब विकास कर रहा है, मतलब विकासशील देशों में आता है। तो हम कैसे क्राइटेरिया मतलब कौन सा क्राइटेरिया हो जिसके बेस पे हम तुलना करें, कंपैरिजन करें कि कौन सा देश तो विकसित है, कौन सा अविकसित है। मतलब क्या एक क्राइटेरिया होगा जिससे हम ये डिसाइड कर पाएँ कि जो ये देश है ये विकसित है और ये अविकसित है। इसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कहा जा सकता है। इससे पहले कि हम इस विषय पर विचार करें, एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं कि जब हम ये सोचते हैं कि विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो हम कैसे डिसाइड करें कि ये विकसित है, ये अविकसित है। हो सकता है कोई कंट्री अपने आप को विकसित माने कि हमारे यहाँ पर जो विकास की डेफिनेशन तो यही है, खुश रहना, हम हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं, यही डेवलपमेंट है। हो सकता है कोई ये कहे कि हमारे पास पैसा ज़्यादा है इसलिए हम विकसित हैं। तो अगर जब विकास का जो लक्ष्य है वो अलग अलग होगा तो हो सकता है उसके अलग अलग क्राइटेरिया निकल के आए। लेकिन फिर हम कैसे डिसाइड कर लेते कि ये देश विकसित है, ये अविकसित है? जब हम भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उनमें समानता और अंतर दोनों हो सकते हैं। कि जब हम दो डिफरेंट चीज़ों की तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं,
तो उसमें कुछ चीज़ें समान भी तो हो सकती हैं और अंतर भी हो सकते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो आपको दोनों चीज़ें नज़र आएंगी। उनमें डिफ्रेंसिएशन भी आपको नज़र में आ जाएगा कि डिफरेंस भी नज़र आ जाएंगे, और दूसरी उसमें जो समानताएं हैं वो भी नज़र आ जाएंगी कि उनमें अंतर भी क्या है और उनमें कौन सी चीज़ें जो कॉमन है, जो समान है। हम उनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं, कि हम कौन से ऐसे पहलू होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं। जैसे हम एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि कक्षा में हम विद्यार्थियों को देखते हैं कि इन विद्यार्थियों की तुलना कैसे करें, हम कैसे मानेंगे कि कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी बच्चा है वो अच्छा है। तो अच्छे की तो सबसे पहले डेफिनेशन ही क्या है, क्राइटेरिया क्या है। क्या बच्चा कोई डिसिप्लिन में वो अच्छा है, क्या कोई बच्चा पढ़ने में वो अच्छा है, क्या कोई बच्चा अच्छी कोई क्रिएटिविटी करने में, ड्राइंग वगैरह करने में या कुछ अच्छा क्रिएटिव काम करने वाले में वो अच्छा है, या कोई बच्चा खेलने में अच्छा है वो अच्छा है। तो हम कौन सा टॉपिक लें, क्या वो देखने में अच्छा है तो अच्छा है। तो हम क्या क्राइटेरिया रखें कि एक अच्छे विद्यार्थी की क्या क्राइटेरिया रखें कि हम किसको अच्छा कहेंगे। अगर मान लो हमने जो खेलने वाले को, जो गेम्स वाला है उसको अच्छा बता दिया, तो पढ़ने वाला तो कहेगा फिर जब वही अच्छा है, सब वो बेस्ट है, तो फिर मैं क्यों अपनी पढ़ाई में मेहनत खराब करूं। अगर पढ़ाई वाला कह देगा कि जो पढ़ाई वाले को आपने बेस्ट कह दिया, तो गेम वाला कहेगा मैं क्यों गेम खेलूं, फिर मैं भी तो पढ़ाई करूंगा कि अगर उसको अच्छा कहा जा रहा है तो फिर हम कैसे कैटेगराइज करें कि कोई बच्चा कैसे अच्छा है। तो वैसे हम कैसे डिसाइड करें कि कोई देश विकसित है या अविकसित है, मतलब हम किस बेस पे करें। तो हम क्या करते हैं कि विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं, उनमें ऊंचाई देख के कि उसकी हाइट कितनी है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, वो मतलब बीमार रहता है या ठीक रहता है, उसके अंदर कैसी प्रतिभा है, मतलब क्रिएटिविटी कैसी है, उसका रुचि क्या है, उसके अनुसार अंतर हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है सबसे स्वस्थ व्यक्ति सबको पढ़ाकू विद्यार्थी ना हो, ये भी तो हो सकता है ना कि जो सबसे हेल्दी बच्चा हो पढ़ने में अच्छा ना हो, पढ़े नहीं हो, उसका मन ना लगे पढ़ने में। हो सकता है जो सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो वो मित्रता का व्यवहार ना रखता हो, कि सभी के साथ वो फ्रेंडली ना हो, ये भी तो हो सकता है कि पढ़ने वाला बच्चा कि गुमसुम रहने वाला हो या थोड़ा सीरियस टाइप का हो। तो हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करें, हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा कि हम जो अपना क्राइटेरिया, मापदंड मतलब क्राइटेरिया प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य, कि हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं उसके उद्देश्य पर डिपेंड करेगा कि उसका मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है कंपैरिजन का। खेलकूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग अलग मापदंड होंगे। या अगर हमने ये टीमों में चयन किया तो इनके क्राइटेरिया सबके अलग अलग होंगे। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों का सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम उसे कैसे चुनेंगे। और फिर भी अगर हम ये देखें, सर्वांगीण मतलब पूरी तरह से प्रगति के बारे में देखें, तो हमें क्या मानक चाहिए होते हैं। सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर हम तुलना करते हैं। हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि लोगों की एक या दो क्वालिटियों को लेकर के और उससे कंपैरिजन करना शुरू करते हैं, उसी के बेस पे तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं चुनी जाएं, इस पर मतभेद हो सकता है। अब इस पर तो देखो मतभेद हो सकता है, डिफ्रेंशिएशन हो सकता है दो लोगों में कि भाई तुलना के लिए कौन से जो टॉपिक हैं वो रखे जाएं। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग की भावना, उनकी रचनात्मक या उनके द्वारा प्राप्त। अब इस पे कन्फ्लिक्ट हो सकता है कि हम विद्यार्थियों का ये देखें मित्रतापूर्ण व्यवहार कि ये बच्चा फ्रेंडली है या नहीं है, इस टॉपिक पे हम ये देखेंगे, इसमें तुलना करेंगे। या उनके सहयोग की, वो दूसरों को हेल्प करते हैं या नहीं करते, उनकी क्रिएटिविटी कैसी है, या फिर वो जो पढ़ रहे हैं उसमें जो अंक प्राप्त कर रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं, उस पर क्राइटेरिया वो रखा जाए। अब यही बात किस पे लागू होती है, यही बात डेवलपमेंट पे लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट समझी जाती है। तो जब हम देशों का कंपैरिजन करते हैं, उनके डेवलपमेंट का कंपैरिजन करते हैं,
तो उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण समझी जाती है, इम्पॉर्टेंट समझी जाती है। जिनसे देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से विकसित समझा जाता है। देखो, मैं यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो देश हैं उनका कंपैरिजन आय के बेस पे हो रहा है कि जिस देश की आय ज़्यादा है वो देश विकसित है। लेकिन यहाँ सिर्फ आय ही सब कुछ नहीं है। मैं फिर भी वही वाली बात बोलूँगी जो हमने सबसे पहले देखा था कि जो डेवलपमेंट के क्राइटेरिया हैं वो आय भी है और अन्य लक्ष्य भी हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर आय की बात हो रही है कि सबसे पहला जो क्राइटेरिया हमने देखा है वो आय के बेस पे देखा है। तो आय महत्वपूर्ण है, लेकिन और भी चीज़ें हैं, सिर्फ आय ही सब कुछ नहीं है, आय ही क्राइटेरिया नहीं है डेवलपमेंट का। लेकिन आय एक उनमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो जिस देश का मतलब इनकम अच्छी होगी, जिस देश की जो आय होगी अधिक होगी, उस देश को जो कम आय वालों से क्या समझा जाएगा, विकसित समझा जाएगा। यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। यहाँ आय से मतलब ये है कि जो मानवीय आवश्यकताएं, जैसे मनुष्य की नीड है, जैसे मेरी नीड है, मेरी ज़रूरतें हैं, मेरी ज़रूरत की चीज़ें जो भी हैं वो मुझे प्राप्त हो रही है, नहीं हो रही। जो लोगों को पसंद है और जो उनके पास होनी चाहिए, वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएँ कि जिस चीज़ की मुझे नीड है, जो चीज़ मुझे पसंद है, मैं उसे मेरी इनकम से, मेरी आय से उसको क्या कर पाऊँ, प्राप्त कर पाऊँ। वे इसलिए ज़्यादा आय वाले अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। इसीलिए आय को एक महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट गोल माना जाता है, लक्ष्य माना जाता है। आप अब एक देश की आय क्या है, अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हम जो तुलना करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, वो आय के बेस पे करेंगे। आय एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देखो, यहाँ अभी सिर्फ एक आय की बात हो रही है, ये नहीं हो रहा कि सब कुछ आय है, लेकिन हम यहाँ कैटेगराइज किसके बेस पे कर रहे हैं, आय के बेस पे कर रहे हैं। लेकिन अब हम ये डिसाइड कैसे करें कि भाई देश की आय क्या होगी। अब कोई आय तो ऐसी चीज़ तो है नहीं कि मतलब जो देश है कहीं नौकरी पे जा रहा है, कमाने जा रहा है बस, और उससे डिसाइड हो जाएगा कि भाई ये तो इस देश की आय है। ऐसा कुछ है? ऐसा तो नहीं है। लेकिन मैंने आपसे एक बात बोली थी कि जो देश है, नेशन है, कौन से मिलके बन रहा है, हमसे मिलके बन रहा है ना। तो जो हमारी आय होगी वही देश की आय होगी। अंतर्दृष्टि से है कि किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है, इसमें हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। तो हम क्या करते हैं कि जो किसी देश में लोग जो रह रहे हैं, उसके देशवासी हैं, उनके आय से ही है, हम उस देश की जो कुल आय है उसी से निकाल लेंगे कि लोग कितना मतलब कमा रहे हैं, उनको टोटल आय उनकी हमारी देश की आय हो जाएगी। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय उतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। अब देखो, जैसे मान लिया कि मैंने जो आय है, आय का क्राइटेरिया रख दिया कि जो आय है उसी के बेस पे हम मतलब विकसित है, विकसित है। लेकिन हो सकता है कि जिस देश की जनसंख्या ज़्यादा हो वो लोग ज़्यादा कमा रहे हो और जिसकी कम है वो कम कमा रहे हो। मान लो एक देश में 100 लोग हैं और वो 1000 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन एक देश में सिर्फ 2 लोग हैं और वो 80 कमा रहे हैं। मतलब क्राइटेरिया है ये, एक तरह से हमने देखा। मतलब एक उसमें 10 लोग हैं और वो 100 रुपये कमा रहे हैं, और एक में 2 लोग हैं वो 80 कमा रहे हैं। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। तो आप देखो 10 लोग, अब एक हिसाब से आप देखोगे उधर तो 100 रुपये कमा रहे हैं, इधर तो 80 कमा रहे हैं, तो वो देश विकसित है। लेकिन हम उसका औसत अगर निकालें तो उधर आप देखोगे पर हेड कितना 10 रुपये आ रहा है, इधर आपका पर हेड कितना आ रहा है, 40 रुपये आ रहा है। तो विकसित कौन हुआ? 40 रुपये वाला हुआ ना, क्योंकि वहाँ तो 2 ही लोग 80 कमा रहे हैं। वहाँ कितना हो रहा है आपका, 100 लोग क्या हैं, सॉरी 10 लोग क्या हैं आपके 100 रुपये कमा रहे हैं। तो विकसित तो वही हुआ। तो हम जो देश तुलना करेंगे वो औसत आय से करेंगे कि किसी देश की जो औसत आय है वो क्या है, उसी से डिसाइड होगा कि कोई देश डेवलप्ड है या नहीं है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है।
क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं? इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जा सकती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। बेटा इसको आप एक अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे कुछ पॉइंट हैं, इनको मैं बता सकती हूँ कि जैसे कई बार क्या होता है कि वन लाइनर में क्वेश्चन आंसर पूछ लिया जाता है, या तो आपको डेफिनेशन दे दी जाती है और फिर ऑप्शन में दे दिया जाता है कि ये है। जैसे आपको औसत आय पूछा है कि देश की जो कुल आय को कुल जनसंख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो वो क्या होगा। तो एक में आपको ऑप्शन दे दिया, कुल आय या औसत आय दे दिया, प्रति व्यक्ति आय दे दिया, कुछ और दे दिया ऑप्शन में, तो आप क्या टिक लगाओगे। तो इसीलिए कुछ चीज़ों को अंडरलाइन कर लेना ज़रूरी होता है। तो आप जब भी आप वीडियो देखें तो बुक लेके बैठें और कुछ पॉइंटों को जो है खुद की बुक में अंडरलाइन कर लें। तो जैसे आप इसको अंडरलाइन करेंगे, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे और यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। मतलब जो से स्टार्ट करके कहा जाता है यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे। तो इस तरह से ये इसका एक वो दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है। मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ, आप एक काम करना खुद से, मतलब ये फॉर्मूला आपकी बुक में दे रखा होगा एक साइड में, इसमें भी कहीं ना कहीं होगा। एक मिनट देखने तो, शायद में भी नहीं है एनसीईआरटी में, तो आपके उसमें देखना नीचे दे रखा होगा। एक मिनट, कुल जनसंख्या बटे आपकी जो, सॉरी एक मिनट, देश की कुल आय बटे में आ जाएगा देश कुल जनसंख्या, तो ये इसका फॉर्मूला है जिससे हम औसत आय निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपकी बुक में दे रखा होगा, आप या तो उसमें से लिख लीजिएगा या आप खुद से लिख सकते हैं इसको, जैसे मैंने बताया इसको आप देख लेंगे। अब देखो, जब हमने आय को क्राइटेरिया रख लिया है कि आय से हम डिसाइड करेंगे कि जो कोई भी देश है डेवलप है या नहीं है, तो अब आय में भी मतलब ये कौन डिसाइड करेगा किस देश की आय कितनी होनी चाहिए, उससे हम डेवलप माना जाएंगे या नहीं। तो जो विश्व बैंक है वो ये रिपोर्ट बताती है कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा अविकसित है। ये जो विश्व बैंक है वो ये पूरे कंट्रियों के लिए है। यहाँ बात हम क्या कर रहे हैं, पूरे मतलब अदर कंट्रियों से कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ कौन डिसाइड कर रहा है, विश्व बैंक। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देश का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2019 में प्रति व्यक्ति आय, यहाँ देखो ये एक डाटा दे रखा है 2019 का दे रखा है, 2019 का दे रखा है, और उसमें दिखा रखा है कि मतलब एक क्राइटेरिया दिखा रखा है कि अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय, मतलब कि जो पर हेड है एक व्यक्ति की जो आय है वो यूएसए डॉलर दे रखा है। अगर आपको अपना अगर रुपए में इसको कन्वर्ट करना है तो जितना भी ये दे रखा है इसको वो कर देना, आप इनटू कर देना 75 से। जैसे यूएसए डॉलर दे रखा है कि 49,300, अगर कि कोई प्रति व्यक्ति मतलब एक साल में इतना कमा लेता है कि कोई व्यक्ति एक साल में 49,300 प्रति डॉलर कमा रहा है, तो वो क्या है, या उससे अधिक कमा रहा है, तो वो क्या है, समृद्ध अथवा उच्च आय देश वाला है। कि मतलब वो देश क्या है, उच्च आय वाला है, मतलब विकसित है, ठीक है। और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय, कि मान लो कोई ऐसा कंट्री है जिसकी प्रति व्यक्ति आय कि वहाँ कोई हर व्यक्ति है वो यूएसए डॉलर से 2500 रुपये साल के कमा रहा है या उससे भी कम कमा रहा है, तो वो निम्न आय वाला देश कहा जाएगा। भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है। तो जो भारत है वो किस में आता है,
कि वो ना तो एक ऐसे कंट्री में आता है जहाँ मतलब बहुत ज़्यादा इनकम है और ना ही गरीब वालों में आता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गरीब वालों में, तो बीच वाले में भारत आता है। क्योंकि जो उनके प्रति व्यक्ति आय है वो यहाँ जो डाटा दे रखा है वो 2019 का। देखो बच्चों, ये जो आपके ज्योग्राफी होते हैं और ये जो इकोनॉमिक्स के आंकड़े होते हैं, डाटा होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। हो सकता है आपकी बुक में पुराने साल का डाटा दे रखा हो, मेरे में 2009 का दे रखा है, किसी के में और नया दे रखा होगा। तो डाटा पे नहीं जाना, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय जो भारत की है वो यूएसए डॉलर 6700 है, 6700 प्रति वर्ष आय थी। समृद्ध देशों में, जिनमें मध्य पूर्व के देश और तथा कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं, जो आपके विकसित देश माने जाते हैं, समृद्ध मतलब विकसित देश हैं, उनमें ज़्यादातर जो मध्य पूर्व के मतलब ईस्ट के कंट्री नहीं आते हैं और कुछ अन्य छोटे देश भी शामिल नहीं हैं। उनको आमतौर पर विकसित देश कहा जा सकता है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह हैं, ये ज़्यादातर अपने डेवलपमेंट उसमें आते हैं, डेवलप्ड में आते हैं, विकसित देश में। अब जो आपकी, अब देखो, जब मैंने कहा था ना कि एक औसत आय है, उससे हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि प्रति व्यक्ति आय वगैरह, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो औसत आय है वो भी कन्फ्लिक्टिंग हो जाती है। क्योंकि देखो, औसत आय हमने निकाल तो ली कि प्रति व्यक्ति इतना कमा रहा है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि वो व्यक्ति उतना कमा रहा है। वो देश की औसत आय निकाली है हमने, उससे हमें पता चल रहा है, लेकिन हो सकता है कोई आदमी कम कमा रहा है, कोई आदमी ज़्यादा कमा रहा है। तो ये वाला जो टॉपिक है, आर्थिक विकास की समझ या आय और अन्य मापदंड, ये वाले टॉपिक हम अगले उसमें कवर करेंगे वीडियो में। अभी आज यहीं तक होता है। तो बच्चे, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कैसा लगा आपको वीडियो, और प्लीज़ अपने जो थॉट्स हैं, अपने विचार ज़रूर शेयर करें, जिससे कि मैं आगे मोटिवेट होती रहूं वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।